इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं अस्थमा से संबंधित कुछ योगासनों की, जो कि आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। और ये वीडियो का एक पहला पार्ट है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसी वीडियो का इसी टाइटल से होगा, वो पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे कि अस्थमा के लिए आपको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, आपकी जीवन शैली कैसी हो, आपको अपने खान पान में क्या क्या सुधार करने हैं। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसे कि आप अस्थमा या दमा के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक रोग है, जो कि हमारे शरीर में कफ की वृद्धि यानी कि म्यूकस जमा हो जाने के कारण हो जाता है। तो ये जो अस्थमा होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला है ब्रोंकाइल अस्थमा और दूसरा है कार्डियक अस्थमा। पहला है ब्रोंकाइल अस्थमा। तो जो ब्रोंकाइल अस्थमा होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी सांस लेने की जो नलिकाएं होती है उसमें क्या है कि म्यूकस बढ़ जाता है, यानी कि उसमें कफ बढ़ जाता है, जिससे कि नालियाँ सिकुड़ जाती है और हमें सांस लेने में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है कार्डियक अस्थमा। तो कार्डियक अस्थमा में होता क्या है कि जो हमारा हृदय होता है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे कि वो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक वो रक्त को पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचा पाता, और जिससे कि उन वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि जो वो वाइटल ऑर्गन्स है वो अपना काम करना कम कर देते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो कम हो जाती है। और यदि इसके कारणों के बारे में बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारे शरीर में म्यूकस बढ़ जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जब कफ की वृद्धि हो जाती है, तो अस्थमा जैसी समस्या हमें उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर एक हिस्टोमाइन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। जब वो केमिकल हमारे शरीर में इंक्रीज हो जाता है उस समय भी हमें अस्थमा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये जब कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर नाक से संबंधित कोई हमें रोग हो जाता है, उदाहरण के लिए साइनोसाइटिस जैसे रोग यदि हमें हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी अस्थमा जैसी समस्या होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यदि अस्थमा के लक्षणों के बारे में बात की जाए कि जो अस्थमा से ग्रसित व्यक्ति होता है उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसे सांस लेने में ही कठिनाई होती है। दूसरा कि उसके नाक से जो म्यूकस है वो अत्यधिक मात्रा में बहता रहता है और उसका दम भी साथ साथ घुटता रहता है, और वो कोशिश करता है नाक की बजाय अपने मुंह से ब्रीदिंग करने की। इसके अतिरिक्त जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति होता है, जब वो सांस लेता है तो वो सांस लेते समय उसके मुंह से सीटी की आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है, या फिर जब वो परिश्रम करता है या जब वो चलता है तो जल्दी जल्दी उसकी सांसें फूलनी लग जाती है। तो इस प्रकार की समस्या अस्थमा के पेशेंट को झेलनी पड़ती है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं अस्थमा से संबंधित कुछ योगासनों की, जो कि आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। और ये वीडियो का एक पहला पार्ट है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसी वीडियो का इसी टाइटल से होगा, वो पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे कि अस्थमा के लिए आपको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, आपकी जीवन शैली कैसी हो, आपको अपने खान पान में क्या क्या सुधार करने हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उस पर जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ यौगिक अभ्यास, जो कि आपकी अस्थमा की समस्या को ठीक करने में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है उसका नाम है मार्जारी आसन, यानी कि कैट एंड काउ पोज। तो इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो वज्रासन स्थिति में बैठ जाना है। वज्रासन स्थिति में आप बैठ जाएंगे। वज्रासन स्थिति के बाद आपको ध्यान देना है, अपने घुटनों पे आपको खड़े हो जाना है। घुटनों में खड़े हो जाने के बाद आपको गैप रखना है, जितना आपके कंधे में गैप है उतना ही गैप आपको अपने दोनों घुटनों में भी रखना है। उसके बाद अपने हाथों को आपको बिल्कुल बराबर अपने कंधे के बिल्कुल बराबर सामने रख देना है, और गैप कंधे जितना ही आपको रख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर ले जाना है, और आपकी जो लोअर बैक है उसे नीचे की तरफ को पुश करना है इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए अपने चिन को आपको अपने चेस्ट से लगाना है, और जो आपकी स्पाइन है उसे आपको ऊपर की तरफ को उठा देना है इस तरह से। 1 2 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
लगातार आपको इसका अभ्यास 10 से 15 बार रोज करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपनी हर एक बॉडी मूवमेंट के साथ अपनी ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज यानी कि कोऑर्डिनेट करते रहना है। इसके बाद दूसरा आसन है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन को भी हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स है, और दूसरा वाला जो हम उष्ट्रासन करेंगे वो हम पूर्ण तरीके से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने घुटने पे खड़े हो जाना है इस तरह से। दोनों घुटनों के बीच में गैप आपको उतना रखना है जितना कि आपके कंधों में है, और अपने हाथों से आपको अपने जो बैक है, लोअर बैक जो एरिया है आपका, वहाँ पे आपको पकड़ लेना है अपने हाथों से। उसके बाद अपने आपको बेंड करना है पीछे की तरफ इस तरह से, सांस लेते हुए होल्ड करें कुछ देर और फिर वापस वज्रासन स्थिति, रिलैक्स करें कुछ देर, एक बार और करेंगे। दोबारा अपने घुटने पे आ जाएं, हाथों को अपनी बैक बोन पे रखें और पीछे की तरफ रिलैक्स वज्रासन में बैठ जाए। तो ये उष्ट्रासन का अभ्यास था उन लोगों के लिए जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन ना कर पाए या जो शुरुआती साधक हो, बिगिनर्स के लिए। अब जो हम करेंगे वो करेंगे उन लोगों के लिए जो आसानी से अपने हाथों को अपने पैरों के सोल्स तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको उसी स्थिति में आ जाना है, उष्ट्रासन स्थिति जो मैंने आपको पहले बताई है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को पूरा घुमाते हुए आपको अपने सोल्स पे रख देना है। उसके बाद दूसरे हाथ को भी अपने सोल्स पे रख देना है इस प्रकार से। होल्ड करना कुछ देर आपको यहाँ पे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और उसके बाद वापस आ जाने के बाद शशांक आसन में आप जा सकते हैं। शशांक आसन में रिलैक्स करें और ध्यान रखें कि आपको ये आसन 2-2 बार तो अवश्य करना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े तो इसका अभ्यास आप 5 बार या 5 से अधिक बार भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो है द्विकोणासन। तो द्विकोणासन के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मैट पर खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के बाद अपने पैरों के बीच में आपको गैप करना है, जितना कि आप कर पाओ गैप करें। और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देना है अपनी पीठ के पीछे इस तरह से। और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको अपने सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश करनी है इस तरह से। होल्ड करें कुछ देर और फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोबारा नीचे की ओर। दोबारा ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप, रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ लाइए। इसके बाद हमारा अभ्यास है पर्वतासन और भुजंगासन। तो पर्वतासन और भुजंगासन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को सामने ले जाएं। भुजंगासन में सबसे पहले हम जाएंगे भुजंगासन स्थिति। दोनों पैरों को आपको पीछे मिलाकर रखना है इस तरह से, और अपनी जो एल्बोज है वो हल्की सी बेंड करके रखें और सांस लेते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए पर्वतासन में आप लोग जाएंगे इस तरह से। पर्वतासन। अगर आपको कठिनाई हो रही हो अपनी हील्स को ज़मीन पे लगाने में, तो क्या करें, आपकी अपने घुटने को आप मोड़ सकते हो इस तरह से, घुटने मोड़े। इससे क्या है कि आपकी पीठ भी सीधी रहेगी और आपकी बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो भी अच्छे से बनी रहेगी। यहाँ पे एक्सेल करना है 2 से 3 बार। इसके बाद वापस भुजंग आसन। वापस पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। और ध्यान रखना है कभी भी अपने सिर को आपको ऐसे नीचे नहीं ले जाना है, बिल्कुल अपनी एल्बो के बराबर आपको रखना है अपने सिर को। गुड।
2 से 3 बार यहाँ पे एक्सहेल करना है। उसके बाद लंबी सांस लेते हुए भुजंगासन। भुजंगासन के बाद सांस छोड़ते हुए शशांकासन। पूरी तरह से एक्सहेल कर देना है अपने आप को। और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग आपको करनी है। इन आसनों के बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो है शवासन। तो शवासन में हम प्रैक्टिस करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की। तो शवासन के लिए सबसे पहले तो आप दंडासन स्थिति में बैठ जाएं इस प्रकार से, और उसके बाद दोनों पैरों के बीच में गैप रखें जितना कि आपके मैट में गैप है। धीरे से आप लेट जाएंगे और अपने हाथों के बीच में भी गैप रखें। अपने शरीर को आपको पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। और उसके बाद आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को आपको अपने पेट पर रख देना है। पेट पर रख देने के बाद आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़ देनी है। आप जब लंबी सांस ले तो आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ को फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़े तो पेट अंदर की तरफ को पिचकना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल। हाथ रखने का हमारा यही मकसद है कि आप सांसों की जो रिदम है उसको समझें। इनहेल, एक्सहेल। जितना लंबा हो सके उतना लंबा इसका अभ्यास कीजिए। कम से कम आपको 5 से 10 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करना है आसन हो जाने के बाद। तो ये थे वो अभ्यास जो कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम अभ्यास करेंगे अस्थमा के लिए कुछ प्राणायाम का, और साथ ही जानेंगे कि हमें अपनी जीवन शैली में क्या क्या सुधार करने हैं, अपने खान पान में क्या क्या सुधार करने हैं, जिससे कि हम दमा या अस्थमा की रोकथाम कर सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।